हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एएन क्लासेस। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट के तहत आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 ईस्वी में। उसके बाद आती है द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर की। तो द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय ने 1814-15 में किस सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की। और आगे बढ़ते बढ़ते 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिए। किस समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही 1785 की बात करते हैं, जो 1784 में क्या हुए? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। हेनरी विवियन डेरोज़ो किससे संबंधित थे? तो ये यंग बंगाल से संबंधित थे। किससे संबंधित हो गए? यंग बंगाल से। वहीं बात आती है कि 1784 के बाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस आया। कौन आया? चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में क्या किया? भगवत गीता एवं उपनिषद का फारसी अनुवाद कराया। उपनिषद का फारसी अनुवाद करवाया। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो कौन से थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया? प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित कराया। अगर पूछा जाए कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? तो 1780 में। किसने प्रकाशित करवाया? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। भाषा इसकी क्या थी बंगाल गजट की? तो भाषा इसकी थी अंग्रेजी। जबकि अगर पूछ दे कि हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो था उदंत मार्तंड। किसने प्रकाशित कराया? तो जुगल किशोर के द्वारा। और ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1826 हो गया। अब बात आती है दीनबंधु। दीनबंधु किससे संबंधित है? तो इनका एक साहित्य है नील दर्पण।
नील दर्पण क्या है? एक बंगला नाटक था, बंगला नाटक था। ये ठीक 1857 की क्रांति के बाद 1858-59 में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो प्रथम नगर निगम की स्थापना अगर पूछे तो प्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1688 में। कहाँ पर की गई? तो मद्रास में की गई। कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई। लेकिन 1773 आते आते 1773 का कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1700 कब का? 73 का। उसके तहत मद्रास में तो था ही, मद्रास, फिर कलकत्ता और बम्बई में भी क्या कर दिया गया? बम्बई में भी नगर निगम की शुरुआत कर दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ईरान का शासक कौन था? नादिर शाह। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को कब लूटा था? तो लूटा कब था? 1739 में। कब लूटा? 1739 में। अब नादिर शाह जब लूटा तो उसे कौन सा युद्ध बोलते हैं? इसे करनाल का युद्ध बोलते हैं। करनाल का युद्ध। अब करनाल का युद्ध कब हुआ? तो 1739 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? तो नादिर शाह और मुगल शासकों के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ? एक तरफ था नादिर शाह और दूसरी तरफ मोहम्मद शाह था। कौन था? मुगल शासक। इसे कौन से अब बोलते थे? दूसरे नाम से साहेब बेखबर। साहेब बेखबर। और इसका रिजल्ट क्या निकला? तो नादिर शाह क्या हो गया? जीत गया। और नादिर शाह यहाँ से लूट के क्या ले गया? तो यहाँ से लूट के ले गया तख्त ए तायूस। तख्त ए ताऊस क्या किया? लूट के ले गया। इसी को ही हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला लास्ट शासक कौन सा था? मोहम्मद शाह था। और मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था? बनवाया किसने था? तो बनवाया शाहजहां ने था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। और इसी मयूर सिंहासन में दुनिया का सबसे महंगा हीरा बोल सकते हो, सबसे महंगा या सबसे महत्वपूर्ण हीरा इसी में लगा हुआ था। हीरा कौन सा था? कोहिनूर हीरा इसी में सुशोभित था। और उसे लेके कौन चला गया? ईरान का शासक नादिर शाह लूट के लेके चला गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है कि तुकारोई का युद्ध, तुकारोई का युद्ध जिसे बाजौरा का युद्ध के नाम से या मुगल मार के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1575 ईस्वी में। कब हुआ था? 1575 ईस्वी में। इसमें कौन कौन लड़े थे? इसमें लड़े थे मुगल सेना। कौन लड़ी थी? मुगल सेना लड़ी थी। और दूसरे तरफ कौन सी थे? बंगाल की सेना थी। एक तरफ मुगल सेना थी, एक तरफ बंगाल सेना थी। जीत किसकी हुई? मुगल सेना की जीत हुई। और बंगाल की सेना की क्या हो गई? हार हुई।
तो इसका कोई रखवाला भी बना होगा। तो किसकी देखरेख में जीत हुई थी इसकी? तो ये था मुनीम खान। कौन था? मुनीम खां के देखरेख में जीत हुई। और इसने इसका किसका रखवाला बना? बंगाल प्लस बिहार का ही क्या हो गया? देखरेख बना, या इसी के अधिकार में ले लिया। और तुकारोई अगर बात आती है तो तुकारोई है कहाँ? तो तुकारोई है उड़ीसा के उड़ीसा के बालासोर जिले में। उड़ीसा के बालासोर जिले में तुकारोई है। तुकारोई क्या है? उड़ीसा के बालासोर जिले के एक गांव है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि कौन सी थी जो 4 वर्षों से बंजर पड़ी होती थी? तो ऐसी को क्या बोलते थे? चांचर। ऐसी भूमि को क्या बोलते थे? चांचर। जो 4 वर्षों में एक बार, जो 4 या 5 वर्षों में एक बार बोई जाती थी, उसे क्या बोलते थे? जो 3 से 4 वर्षों में 4 वर्षों में एक बार बोई जाती थी, उसे क्या बोलते थे? चांचर बोलते थे। और बंजर किसे बोलते थे? जिसमें 5 वर्षों से कोई फसल न उगाई गई हो, कोई फसल नहीं उगाई गई हो। प्रति किसे बोलते थे? तो जिसमें 1 से 2 वर्षों तक कोई फसल नहीं उगाएगा। पोलज इसमें प्रति वर्ष फसल उगाई जाती थी। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो करता है राज्यसभा का उपसभापति। आर्टिकल है एक, आर्टिकल कौन सी? 108। बताइए क्या है? तो इसमें साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इसी में है एक आर्टिकल, कौन सी? 118 का चौथा भाग। उसमें देता है कि जो इसका अध्यक्षता करेगा, कौन करेगा? स्पीकर करेगा। अगर स्पीकर अनुपस्थित हैं तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर वो भी अनुपस्थित हो गए तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति जी करेंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य की मंत्रिपरिषद किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं हो सकती है? तो होता है कितना? 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार लोकसभा हो या
विधानसभा में 15% ही मात्र क्या होते हैं, पीएम सहित लोकसभा में, पीएम सहित लोकसभा में या विधानसभा में सीएम सहित 15%, इससे अधिक नहीं होगा। और यहीं पर अगर इसका विवाद हो जाए, यानी कि छोटे राज्यों में कितने मंत्री मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं, तो 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है। तो ये है अनुच्छेद 177। अब ऊपर जो बच गए उनको भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 175 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं। अनुच्छेद 176 का करता है कि राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण दे सकते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो ये है अनुच्छेद नंबर 129 है। राइटर महोदय का ये है गड़बड़ी। अनुच्छेद नंबर 129। अनुच्छेद 129 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये इसी तरह आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 126 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 1955 में। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में किया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कर दिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन से थे? इसके अध्यक्ष थे मैकाले। ये कौन हो गया? ये आज़ादी से पहले की बात है। आज़ादी से पहले की बात हो गई। लेकिन आज़ादी के बाद कब हुआ? 1955 में। और 1955 में इसका फर्स्ट अध्यक्ष कौन हुए? MC शीतलवाड़।
वार्ड हुए। कब हुआ? 1955 में। इनका पूरा नाम क्या था? मोतीलाल चिमनालाल शीतलवाड़। वर्तमान में अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में कौन सा आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 22वां चल रहा है। 22वां विधि आयोग चल रहा है और इसका कार्यकाल जो है खत्म हो रहा था फरवरी 2023 में। इसका कार्यकाल बढ़ाकर कब कर दिया गया? कार्यकाल बढ़ाकर के 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष महोदय हैं ऋतुराज अवस्थी। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से संबंध है सुजाता महापात्रा का। सुजाता महापात्रा का जन्म बालासोर में हुआ। कहाँ हुआ? बालासोर में हुआ। ये कहाँ है? तो है ओडिशा में। इनका जन्म ओडिशा के बालासोर में हुआ और इन्हें 2017 में केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। नाट्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद रुक्मणी देवी कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु की हैं। कहाँ की है? तमिलनाडु की। इन्हें 1556 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। और सोना नारायण है, ये कथक नृत्यांगना है। कौन नृत्यांगना है? कथक नृत्यांगना है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब किया गया? 1969 में किया गया। और सबसे पहले किसको मिला? तो फर्स्ट पाने वाले कौन हो गए? पीएच न्यूबे या पीएच नावे, यानी WBY है। कौन हो गए? जबकि अगर भारत में बोल दिया जाए तो किसको मिला? अरुंधति राय को। अरुंधति राय को मिला। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कब मिला इन्हें? तो इन्हें मिला 1997 में। कौन सा पुरस्कार मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। इसी का एक और भाई, छोटा भाई है। कौन सा? तो उसे बोलते हैं मैन बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मैन बुकर पुरस्कार। ये कब से मिलना शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत की गई 2005 से। बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का और दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसे राजराजेश्वर के मंदिर के नाम से भी, राजराजेश्वर का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे 1987 में 1987 में
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ? तो ये है तमिलनाडु में। ये किस शैली में बना हुआ है? तो इसका शैली अगर देखेंगे तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था राजा राज प्रथम ने। किसने बनवाया? राजा राज प्रथम ने। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यान तथा नागौर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में। और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मेघालय में। मेघालय में। ये केबुल लमजाओ जो है ये है मणिपुर में। और यही है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो क्या हुआ है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो अवसादी चट्टान कौन सा नहीं है? मृत्तिका शैल या बलुआ पत्थर नहीं है। कौन सा है? ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट को ही इसको और किस नाम से जानते हैं? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। इनका निर्माण कैसे होता है? अगर इनका निर्माण देखेंगे तो इनका निर्माण होता है ज्वालामुखी विस्फोट से। ज्वालामुखी विस्फोट से इनका निर्माण होता है। किस किस से मिल के बनते हैं? लावा एवं मैग्मा से बनते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, पवनों का देश कहे जाने वाले का पहचान कीजिए। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को। ऐसे ही पूछ देता है कि सफेद हाथियों का देश। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं? तो उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? इसे जापान कहते हैं। मध्यरात्रि का देश किसे बोलते हैं? तो ये नॉर्वे को बोलते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? तो थाईलैंड को बोलते हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है। तो सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला कौन सा है? तो शनि के हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रहों की संख्या 145 है। लेकिन अभी एक बढ़ गया है, यानी कि टोटल हो गए हैं 146। लेकिन अभी 145 को ही मान्यता प्राप्त है, एक अभी मान्यता प्राप्त में नहीं है। अब जैसे ही इसको ऐड कर देंगे हमारा कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा। बृहस्पति कितने हैं? तो इसके 95 हैं। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। इन दोनों के, न ही बुध का है और न ही शुक्र का, कोई भी उपग्रह नहीं है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है? तो अगर मैं एक छोटा सा भारत का नक्शा बना लूं, ये ऐसे होते हुए जाएगा, ये ऐसे गुजरात होते हुए नीचे उतरेगा,
ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को होते हुए, ये हो गया भारत का नक्शा। ये पूछ रहा है कि भारत के मानक समय मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्व को चुना गया है। किसको? 82.5 डिग्री पूर्व को चुना गया है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कई बार पूछ देता है कि भारत का मानक समय मेरिडियन किस किस राज्यों से होकर जाता है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? पहला यहाँ पर जाओगे तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन? यूपी। फिर नीचे उतरोगे तो इसी के एमपी। उससे नीचे उतरोगे तो छत्तीसगढ़। उससे नीचे उतरोगे तो ओडिशा। उससे नीचे उतरोगे तो आंध्र प्रदेश। यानी कि 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर क्या करता है? गुजरता है। और ये पूछता भारत का मानक समय रेखा किस जगह से निकलता है, तो उसका नाम है मिर्जापुर। कहाँ से निकलता है? मिर्जापुर। मिर्जापुर है कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश में। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। करेंसी, नोट और सिक्के को क्या कहते हैं? धात्विक मुद्रा कहते हैं, रिजर्व कहते हैं, वैध मुद्रा कहते हैं, या द्रव्य मुद्रा कहते हैं? तो वैध मुद्रा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैध मुद्रा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई? तो स्वच्छ नीति की घोषणा कब की गई? तो 1999 में किया गया। इसमें आरबीआई ने कहा कि फटे पुराने नोट, फटे पुराने एवं लिखा हुआ नोट ग्राहकों को नहीं दिया जाएगा। ग्राहकों को नहीं दिया जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? ब्याज, पेंशन, वेतन एंड किराया या पेंशन। कौन सा हो जाएगा? पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो देखिए, अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि में केवल दिशा, केवल परिणाम से मतलब है, परिमाण से मतलब है, दिशा से मतलब नहीं है। लेकिन वहीं अगर सदिश राशि हो जाए तो इसके लिए क्या चाहिए? परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। अदिश के लिए परिमाण से मतलब है, दिशा से मतलब नहीं है, जबकि सदिश हो जाएगा तो परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। तो समय में कोई दिशा से मतलब नहीं है, तापमान में कोई दिशा से मतलब नहीं है, आयतन में कोई मतलब नहीं है। ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। ये सभी क्या हैं? अदिश हैं। सिवाय टार्क मीन्स होता है बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या है? ये सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मैं सदिश राशियों को उदाहरण बताऊं तो इसमें हो जाएंगे वेग, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, आवेग, धारा, घनत्व, तो बहुत सारी हैं एग्जाम्पल। वैसे ही अगर आप आ जाएंगे अदिश राशियों में तो द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय इत्यादि, ये क्या हो जाएंगी? अदिश राशियां हो जाएंगी। वैसे ही बढ़िया निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है? चलती हुई कार, ये भी इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। बंदूक से चलाई गई गोली, इसमें भी गतिज ऊर्जा। पैर से गेंद को लात मारी, ये भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। पानी जो बांध के पीछे स्थित है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये बन गया फ्रांस। कौन हो गया? फ्रांस हो गया। इसने अपने संविधान में संशोधन करके मार्च 2024 में इसे क्या कर दिया? एक संवैधानिक अधिकार बना दिया है। पहले क्या था? यहाँ पर कानून था कि गर्भपात कराया जा सकता है, लेकिन ये अब संवैधानिक अधिकार बनवा दिया। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली
अंडर वाटर मेट्रो सेवा के उद्घाटन किया है? पंचकुला हरियाणा में, ये भी नहीं है। जयपुर राजस्थान, कोलकाता पश्चिम बंगाल, यही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये 520 मीटर लंबी कौन सी नदी है? हुगली नदी में बनाई गई है अंडर वाटर मेट्रो। और ये कितने सेकेंड में पार करेगी? तो ये पार करेगी 45 सेकेंड में। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 मार्च को आईपीएल 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? चेन्नई में। कहाँ किया गया? चेन्नई में। यह मैच किसके किसके बीच में खेला जा रहा था? यह मैच किसके किसके बीच में खेला जा रहा था? तो ये मैच खेला जा रहा था सीएसके एवं किसके बीच में? आरसीबी के बीच में। और इस जीत किसका हुआ? चेन्नई सुपर किंग ने मैच को क्या कर लिया? जीत लिया। और कई बार पूछ लेता है कि किस स्टेडियम में खेला गया? स्टेडियम में तो ए चिदम्बरम इसी का ही ये पुराना स्टेडियम का नाम है, इसी का नया नाम हो गया है। नया नाम चेपाक। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार एपिसोड के साथ।